नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्तावाल। इस बार शो में हम बात करेंगे बिलासपुर को अलग पहचान दिलाने वाले रावत नाच महोत्सव की। कई दशक बीत गए, हर साल यह आयोजन होता है। इस लोक परंपरा की खासियत और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे और इस आयोजन के प्रमुख आधार स्तंभ डॉक्टर कालीचरण यादव से बातचीत भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। यूं तो शनिवार का दिन साल में कई बार आता है, लेकिन देव उठनी एकादशी के बाद आने वाला शनिवार पिछले कई दशकों से बिलासपुर के लिए कुछ अलग ही होता है। चूंकि यह शनिवार रावत नाच महोत्सव का शनिवार होता है, जिस दिन छत्तीसगढ़ के गांव देहात की संस्कृति बिलासपुर शहर को अपने आगोश में ले लेती है और पूरा शहर गुरदुम बाजे की गमक और रावत नाच दलों की कुहुक से गूंजने लगता है। इस शनिवार की शाम कुछ अलग ही होती है जब पूरे शहर में रावत नाच महोत्सव की धूम होती है। मेन रोड, सदर बाजार, गोल बाजार से लेकर शहर के तमाम गली मोहल्लों में झूमते नाचते रावत नाच दलों का शोर ही गूंजता है। मुख्य समारोह हर बार शहर के बीच बने लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित किया जाता है, जहां पहुंचते ही बाकी सारी ध्वनियां गुम हो जाती हैं और डफड़ा, निशान, मोहरी, टिमकी की थाप के बीच खुशी से तुलसी कबीर के दोहे के साथ नर्तकों की कुहुक ही सुनाई देती है। सारा मैदान कहीं गुलाबी, कहीं लाल, कहीं हरी, कहीं सुनहरी चलती फिरती जीवंत झांकियों में तब्दील हो जाता है। कुछ देर के लिए पूरी दुनिया को भुलाकर दुधिया रोशनी के बीच यदि रावत नाच महोत्सव के इस अनूठे रंग में उतर कर देखें तो एक अद्भुत अनुभूति होती है। गुरदुम बाजे का गगनभेदी स्वर पूरे माहौल को वीर रस में सराबोर करता है, तो हाथों में लाठी फरी लिए धोती, बंडी, जैकेट और सिर पर रंगीन पगड़ी से सजे धजे नर्तक किसी युद्ध में शामिल होने जा रहे योद्धा की तरह लगते हैं। लेकिन यह अनूठा संगम ही है कि जब इन नर्तकों के पांव बाजे की धुन पर थिरकते हैं और एक साथ घुंघरू की झमझम सुनाई देती है, तो यही मैदान युद्ध का नहीं बल्कि प्रेम, उमंग, उल्लास और खुशी का मैदान बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी खुशी में अपनी खुशी तलाश रहा छत्तीसगढ़ का आम जन पूरे माहौल को खुशियों की लहर में डुबो दे रहा है। ओशो कहते हैं, नृत्य एक ध्यान है जिसमें नृत्य ही बच जाता है, नर्तक खो जाता है। यहां भी तो लोक नृत्य परंपरा के इस अनूठे संगम में सिर्फ नृत्य ही बचता है, नर्तक भी खो जाता है और दर्शक भी खो जाता है। इस संगम में डुबकी लगाने का अनुभव भी अनूठा है। इस नृत्य की खासियत यह तो है कि तुलसी कबीर के दोहे हमें अपनी पुरानी परंपरा से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। साथ ही एक बड़ी खासियत यह भी है कि कर्मा, सुआ जैसी छत्तीसगढ़ की नृत्य शैलियों का संगम भी इसमें नजर आता है, जो दर्शक को भी झूमने पर मजबूर कर देता है। वैसे भी लोक परंपरा में ऐसा कोई आयोजन शायद ही होगा जहां इतनी संख्या में हजारों पैर एक ही साथ थिरकते हों। इस मायने में भी यह आयोजन अनूठा है। रावत नाच दलों के साथ परियों की थिरकन तो आकर्षित करती ही है। वजनदार निशान बाजा कमर में बांधकर अपने नृत्य का प्रदर्शन करने वाले बजगरी भी हर किसी का मन मोह लेते हैं। शास्त्री स्कूल के मैदान में देर रात तक नर्तक दलों के आने का सिलसिला चलता रहता है और करीब
1 सैकड़ा गोल इसमें हिस्सा लेते हैं। प्रवेश द्वार की तरफ नजर डालें तो दूर से सिर्फ नर्तकों के पांव के साथ थिरकती और चमचमाती लाठियां ही दिखाई देती हैं। मैदान के बीच आकर दल अपना प्रदर्शन करते हैं और जब उनकी विदाई के लिए सीटी बजती है तो लगता है प्रदर्शन से न उनका जी भरा है और न देखने वाले का मन ही भर पाया है। फिर भी समय की कमी और नर्तक दलों की अधिकता के बावजूद मौका सभी को मिल जाता है। चाहे नृत्य हो या लाठी चलाने का प्रदर्शन हो, ठेठ गांव की लोक संस्कृति में डूबे माहौल में सभी डूब जाते हैं। रावत नाच आयोजन समिति का इंतजाम भी अद्भुत नजर आता है। पूरी तरह से अनुशासित व्यवस्था, सभी को मौका और दूर दराज से आकर इस महोत्सव में हिस्सा लेने वाले सभी दलों के भोजन के इंतजाम में कहीं कोई खामी नजर नहीं आती। वक्त के साथ चीजें बदल भी रही हैं, जिससे कहीं कहीं किसी नर्तक की कलगी पर रंगीन एलईडी लाइट भी चमकती जलती नजर आती है। कोई नर्तक के साथ सेल्फी लेता हुआ भी दिखाई देता है। तो शहर में कई जगह स्कूटी बाइक पर एक साथ सवार कई नर्तक दल नजर आते हैं। लेकिन आयोजन की आत्मा अभी भी बरकरार है, जो हर बदलते दौर के बीच भी लोक संस्कृति को बचाए और बनाए रखने के रास्ते पर अपनी कामयाबी का सफर जारी रखे हुए है। दमदार बात यह भी है कि नई पीढ़ी के लोग भी इस परंपरा के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे बच्चों को नृत्य करते देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 4 दशक से चल रहे इस आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले रावत नाच महोत्सव समिति के संयोजक डॉक्टर कालीचरण यादव हर बार जोश और उत्साह से भरे नजर आते हैं। उनके संपादन में रावत नाच महोत्सव की पत्रिका मड़ई ने भी पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर कालीचरण यादव पूरे समय तक व्यवस्था में जुटे रहते हैं। एक एक चीज पर उनकी नजर रहती है। उनकी सहजता और सरलता के साथ लगनशीलता को ही इस आयोजन की ऐतिहासिक कामयाबी का राज कहा जा सकता है। उनकी सरलता का नमूना हर बार देखने को मिलता है जब वे मंच से दूर रहकर इंतजाम में मशगूल नजर आते हैं और जब मंच से मुख्य अतिथि का भाषण चल रहा होता है तब खुद मंच के नीचे खड़े होकर उनकी बात सुनते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे डॉक्टर कालीचरण यादव यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आगे और क्या बेहतर करना है। यही तो छत्तीसगढ़ की असली संस्कृति है। महोत्सव के लंबे और गरिमामय सफर के बारे में जानने की कोशिश में हमने डॉक्टर कालीचरण यादव से बात की। आप भी सुनिए उनकी यह बातचीत। डॉक्टर कालीचरण यादव, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि रावत नाच महोत्सव की यह यात्रा कैसे शुरू हुई और किस तरह आगे बढ़ी। एक्चुअली रावत नाच महोत्सव की शुरुआत यहाँ पर 1978 में हुई है, लेकिन राउत नाच की परंपरा बिलासपुर में बहुत पुरानी है। जब कभी शहर बना रहा होगा तब से यहाँ पर राउत नाचा जाता रहा है और बिलासपुर की एक मौलिक परंपरा रही है कि बिलासपुर के आसपास के क्षेत्रों में देवउठनी एकादशी से राउत नाच शुरू होता है और लगभग 15 दिन चलता है। परंपरा यह है कि देवउठनी एकादशी के बाद स्टार्ट हुआ और पहला शनिवार छोड़ के दूसरे शनिवार का जो दिन होता है, जिसको हम राउत नाच महोत्सव के रूप में मनाते हैं, और नहीं तो ये पुराने समय में जिसको राउत बाजार भरना बोलते थे, तो दूसरे शनिवार को राउत बाजार भरता था। डिविजनल हेडक्वार्टर होने के कारण बहुत दूर दूर से दल वाले बाजार बिहाने के लिए बिलासपुर आते थे। बाजार बिहाने से अर्थ है कि वो बाजार क्षेत्र की परिक्रमा करते थे बाजा गाजा के साथ और खेलते हुए शस्त्र चालन प्रदर्शन करते, अपने वीकली मार्केट
का भ्रमण करते थे और इसको बाजार बिहाना बोलते थे। ये परंपरा बहुत पुरानी थी और इसी परंपरा को थोड़ा इसमें जो विकृतियाँ थी उनके ऊपर विचार करके कोशिश किया गया कि इसका कुछ नया स्वरूप बने, क्योंकि ये पर्व राउत बाज़ार का दिन बिलासपुर के लिए लॉ एंड ऑर्डर का दिन होता था। बहुत तनाव रहता था, 2-4 पार्टियों के बीच में कभी झगड़े हो गए, कुछ हो गया। पुराना बिलासपुर था, पुरानी शनिचरी बाज़ार कल्पना करें 40 साल पहले, तो उबड़ खाबड़ रोड, रात का समय, ये लोग गिर जाते थे, लग जाता था। गिरे, दोनों हाथ में लाठी है, लाठी किसी को लग गया तो बोले मार दिया, तो गलत फहमी में ये झगड़े लड़ाई होते थे। और उसके कारण शनिचरी राउत बाज़ार की नियति ये हो गई थी कि हर साल 2-4 पार्टी के लोग अस्पताल में, 2-4 पार्टी के लोग थाने में जाया करते थे। पूरे छत्तीसगढ़ के पॉकेट मार उस दिन बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ के सोहदे वो उस दिन बिलासपुर में, और इस तरह से पूरा शनिचरी बाज़ार का एरिया बहुत ज़बरदस्त तनावग्रस्त और डिस्टर्ब रहता था। इसको बचपने से देखते थे और सोचते थे कि भाई इसका क्या विकल्प हो सकता है। बाल मन में, युवा मन में कभी विकल्प ख्याल नहीं आता था क्या है, कि कैसे इसमें हाथ डालें। ये ज़रूर लगता था कि छोटे छोटे कामों में, गणेश पूजा में, दुर्गा पूजा में शील्ड इनाम रखा जाता है, स्थल सज्जा पे, और क्या बोलते हैं इसको, विसर्जन पे, और हमारा इतना बड़ा पर्व ये उपेक्षित है और कुछ हो नहीं पाता। और जिन किसी से बात करो तो वो यही बोलते थे भाई कैसे करोगे इसमें, तो कैसे के लिए कोई रोल मॉडल नहीं था। फिर एक ऐसा अवसर आया कि ये रोल मॉडल के लिए हमको मिल गया। पीजीबीटी कॉलेज हमको ट्रेनिंग में जाना पड़ा, और पीजीबीटी कॉलेज में देखा हमने कि कितना प्रतिस्पर्धी भाव वहाँ पर था कि पूरे कॉलेज को 4 हाउसेज में बांट देते थे और उसके बीच साल भर कंपटीशन चलता था। किसी को नहीं पता चलता था, सामान्य पीरियड में सब हो रहा है और वहाँ दर्ज होते जाता था, रिकॉर्ड प्रिंसिपल के पास जाता था। आखिरी 4 दिन चारों निकेतन के को 1 बाई 1 टाइम मिलता था और वो अपना कल्चरल प्रोग्राम देते थे और सबका रिकॉर्ड करके फाइनल जिस दिन विदाई का रहता था डिनर, उस दिन पहले डिक्लेयर होता था कि ये निकेतन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और उनको प्रिंसिपल के अलमारी से सील निकाल के ला के दे दिया जाता था। उसके बाद एक सत्र हुआ, वहाँ पे थोड़े से भाषणबाजी हुई और डिनर में चले गए। जो कर्मचारी शील्ड प्रिंसिपल के अलमारी से लाए थे और वो फिर उसी को ले जाकर रख दिए। इतने के लिए साल भर उनके बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। तो हमने एक बार कोशिश किया सर से जानने के लिए भी किन बिंदुओं में मूल्यांकन होता है। तो उनने जो कुछ बताया उससे हमको बल मिल गया, हमको लगा हम लोग कर सकते हैं। उनकी कॉपी तो नहीं करेंगे, राउत नाच में हमको क्या चाहिए, तो उसमें हमने 5 पॉइंट लिया। अब 5 जजेस को बैठाते हैं। एक जज देखता है अनुशासन, ये अनुशासन से आइए, अपना प्रदर्शन करिए, अनुशासन से जाइए। दूसरा देखता है परंपरागत वेशभूषा, कि आप कुछ भी पहन के आगे हो राउत बाज़ार में तो वो नंबर आपका कटेगा। तो परंपरागत वेशभूषा में आने से ये हो जाता है कि वो चिन्हित हो जाता है दल कि इसका कोई आदमी किसी गलत काम में नहीं है, और जो गलत काम कोई कर रहे हैं तो वो समझिए दुबारी लोग हैं। ये हो गया दूसरा परंपरागत वेशभूषा। तीसरा परंपरागत लोकवाद्य है कि कुछ भी बैंड बाजा में आ गए, ये किए वो किए, तो उसमें नहीं मिलता था नंबर। अपने परंपरा के जो गढ़वा बाजा है वो राउत नाच का बाजा है और उसमें आया अपना। तो वो एक जो जज होता है हमारा, वो ये देखता है कि आप पारंपरिक लोकवाद्यों के दल में आए हैं कि नहीं आए हैं तो नंबर काटता है। फिर तीसरा चौथा ये है कि वो देखते हैं सवांगा में, राउत नाच के ड्रेस में, और फिर एक देखता है कि कितना अच्छा आप शस्त्र चालन करते हैं। शस्त्र चालन से मतलब जो राउत नाच में काम आने वाला शस्त्र है, लाठी, फरी, गुरुद, इसका कितना अच्छा संधारण करते हैं, कितना अच्छा चालन करते हैं। तो ये ऐसे 5 जजेस 5 चीज़ों को देख कर नंबर देते और उनका टोटल निकाल के उसमें पहला, दूसरा, तीसरा इनाम रखे थे। तो स्टार्टिंग में ये लोग अनिवार्य रूप से सिटी कोतवाली आना पड़ता था इनको, तो वहीं अपन ने वेन्यू बनाया, 5 समाज के मुखिया लोगों को बैठाला और उनको कहा भाई आपको ये चीज़ें देखनी है।
एक को एक ही काम देखना है। अगर आपको शस्त्र चालन देखना है तो शस्त्र चालन, दूसरे को सुंदर बाजा और नाच देखना है तो सुंदर बाजा और नाच पे नंबर देंगे, तीसरे को और कुछ जो जो पॉइंट दिए हैं उसी का मूल्यांकन वो करेंगे, और पाँचों में जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। उस ज़माने में 78 की बात है, 101 रुपये बड़ा इनाम होता था रनिंग शील्ड के साथ, 51 रुपये और 131 रुपये में, इन 3 इनामों के साथ पहला राउत नाच महोत्सव शुरू हुआ। ये महोत्सव की शुरुआत है राउत बाज़ार से राउत बाज़ार की तरफ, ये पहला कदम था। फिर उसके बाद क्रमशः लोग जुड़ते गए, हमारे समाज के लोग भी जुड़ते गए, संगठन भी बनता गया, और एक के बाद एक ये सब परिष्कृत होते 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 यहाँ तक पहुँचा है। चलते चलते डॉक्टर कालीचरण यादव जी, आपसे एक सवाल यह भी है कि रावत नाच आयोजन समिति की ओर से एक पत्रिका मड़ई का भी प्रकाशन किया जाता है, कृपया इसके बारे में भी बताइए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बिना इस बात के किए बातचीत अपनी अधूरी रहती है। मैंने सोचा एक हेल्दी तरीका कुछ बने कि जिससे साफ साफ तरीके से पैसा आए और खर्च भी उसका दिखे, और इसीलिए फिर ये मन में आया कि एक पत्रिका निकाला जाए, और इस पत्रिका में जो लोक संस्कृति पे विद्वान लिखते हैं, और जैसे लोक नृत्यों पे लिख रहे हैं, राउत नाच पे बहुत से लोगों ने लिखा, बोलते रहे हैं, तो इनका एक संग्रह भी हो जाएगा, हियर सेज जिसको बोलते हैं, और इस संग्रह के बाद वो धीरे धीरे उपक्रम आगे बढ़ेगा। और हुआ भी यही कि 78 में जब पहला अंक निकला, तो उस पहले अंक के बाद 2-3 अंक में तो फिर वो रिपीटिशन होने लग गया, उसी आर्टिकल को लेके 2 लोग इधर उधर से करके लिखने लग गए। फिर हमने सोचा कि नहीं, इसको लोक संस्कृति पे केंद्रित पत्रिका के रूप में विकसित करें, और पूरे देश से लेखक इसमें लिखने लगे, और हमारे लोग भी पढ़ने लगे, और यहाँ की चीज़ों को लोग बाहर पढ़ने लगे। तो ये मड़ई नामक एक पत्रिका का मूल्यांकन किया, और उसी से फिर ये हुआ कि इसमें विज्ञापन लिया जाएगा, और विज्ञापन में जो आमदनी आएगी उससे इसको मीट आउट किया जाएगा। तो वो हर अंक में विज्ञापन छपता था, उनसे बिल वसूल कर लिया जाता था, और उस पैसे से चलने लग गया। तो वहाँ पे चंदाखोरी और बाकी चीज़ों से उसको बचाया गया, और ये फिर चलना शुरू हुआ, चलने लग गया। और आज अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, राष्ट्रीय स्तर पर मड़ई पत्रिका की पूरे हिंदुस्तान में बहुत इज्जत है, अनेक यूनिवर्सिटीज़ में इसको लेकर काम हो रहा है, और है उसने एक अपना स्थान बनाया है।
हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।